अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी जजमेंट दे दी है और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर उसने जजमेंट दी है और काफ़ी उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उसने ये कह दिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका राइट टू अपील ख़त्म हो गया और उनके ऊपर जो नाअहली की तलवार थी वो हमेशा अब रहेगी। और अभी तक इसके ऊपर कन्फ्यूजन है। आइनी माहिरीन ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एक्ट में तरामीम की थी पार्लियामेंट ने जाने से पहले, उनकी वजह से उन्होंने कहा था कि जी 5 साल ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती, तो क्या वो लागू होगा, क्या मियाँ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं? लेकिन मुख्तलिफ आइनी माहिरीन का ये कहना है कि मियाँ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब मियाँ साहब लंदन से सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हो चुके हैं, इस वक्त वो जहाज़ में। सवाल ही पैदा होता है कि वो पाकिस्तान आते हैं तो पहले वो मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करने जाएंगे या पहले जेल जाएंगे, इसके ऊपर भी दो राय है। कुछ लोगों का कहना है कि उनको बेल मिल जाएगी, उनको बेल मिल जाएगी कि तब तक वो अपनी प्रोसीडिंग्स का फेस करें, सामना करें और फिर जाएं। और कुछ लोगों का कहना है कि वो तो कन्विक्टेड है, वो तो जेल से गए थे बराह रास्त वहाँ पे, तो उनको पहले जाके जेल ही रिपोर्ट करना है। होगा क्या? ये हमारे साथ कानूनी माहिरीन है, वो हमें बताएंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने वाला है। हसन रज़ा पाशा चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रमज़ान चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, माहिर कानून है। अमानुल्लाह कनरानी साहब सूबाई वज़ीर हैं, माहिर कानून है। और थोड़ी देर के बाद हमें एक और साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब हसन बून साहब भी ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली हसन रज़ा पाशा साहब, कैसे देख रहे हैं आज की जजमेंट को? मुबशर साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कि वकला की जीत है। वो वकला तंजीमें, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो 2 दहाइयों से कुछ मुतालबात रखे हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी और पार्लिमान से भी कि 184(3) में अपील का हक मिलना चाहिए, ये हक ना मिलने की वजह से आर्टिकल जो 10A है वो रिडंडेंट नज़र आता है इस हद तक। नंबर 2, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है और ख़ूबसूरती है इसकी एक्ट की शिक नंबर 7 में, जिसको किसी ने टच नहीं किया, जो आप लोग भी उसको स्किप करते जा रहे हैं, और वो है कि अगर कोई अर्जेंट नोयत का केस फिक्स होता है, फाइल होता है, तो वो विद इन 14 डेज़ फिक्सेशन उसकी हो जाएगी। तो ये आम आदमी को फ़ायदा है, आम लिटिगेंट को फ़ायदा है। ख़ास लोगों के मुबशर साहब केसेस हमने भी देखा, आपने भी देखा कि जब वो आज रात को अगर फाइल हुए हैं तो सुबह लग गए। आम लिटिगेंट का केस इस तरह कभी भी फिक्स नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी एक प्रोविजन इसमें डाल दी गई है जिससे पब्लिक एट लार्ज या वो लिटिगेंट्स जिनकी कोई सिफारिश नहीं है या जिनके बड़े नाम नहीं हैं, उनके केसेस जो हैं वो बिला तफरीक विद इन 14 डेज़ फिक्स हो जाएंगे। और फिर वो केसेस जो 4 या 5 साल के बाद पहली दफ़ा हैं और इनफ्रेक्चुअस होने की वजह से विड्रॉ कर लिए जाते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनकी जो वो मामला लाइव नहीं रहता, वो भी ख़त्म हो जाएगा और कम अज़ कम अदालत का वन वे और द अदर कोई डिसीजन हो जाएगा तो ये केस लगने की सूरत में। तो ये है। और तीसरी बात जो कि बड़े अरसे से ये महसूस की जा रही थी कि 3 रुकनी कमेटी होनी चाहिए। एक सिर्फ चीफ जस्टिस साहब जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो टर्म यूज़ की गई उनके हवाले से, वो जब बनाते हैं बेंचेस तो उसमें वो सिर्फ ज़ाती पसंद नापसंद रखते हैं और 3 रुकनी कमेटी कदरे बेहतर परफॉर्म करेगी और मशावरत के साथ फैसला करेगी, चाहे वो मुत्तफिका पाशा साहब ये अभी इस पे आते हैं, ये ज़रा सेकेंडरी बातें हैं। आपके ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ के केस की कानूनी हैसियत क्या है? अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो केस है, मैं समझता हूं कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस एक्ट का ख़त्म करने से मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको अनडू किया है वो सिर्फ इस वजह से किया है कि एक इल्ज़ाम लग रहा था कि ये पर्सनल स्पेसिफिक ये जो क्लाज है ये डाली गई है।
तो उसको एक तो अनडू हो गई और दूसरा एक फ्लड जो आ रहा था उसको शायद रोकने की कोशिश की गई है। और तीसरी बात यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ अपने ऐसे फैसले हैं जो कि दोबारा आ जाते अपील की सूरत में, जिनमें वर्दी समेत प्रेसिडेंट भी रहना, आइन में 6 महीने का या 3 साल का किसी को इख्तियार देना कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मुझे कानून की पूरी तारीख बता रहे हैं लेकिन आप मेरे सवाल को अवॉइड कर रहे हैं पाशा साहब। आप मुझे खुलकर बताएं। अच्छा, मैं उसकी कि नहीं, एक मिनट, अब आप सुन लें, सवाल दोबारा सुन लें। क्या मियां नवाज शरीफ अब नाअहल ही रहेंगे और क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो खत्म हो गया ना मामला? अब इसके आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। नाअहल रहेंगे, अब इसकी तरफ मैं आता हूं तो इसमें मुबशर साहब इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गई है कि किसी भी नाअहली की सूरत में जो मैक्सिमम नाअहली का पीरियड होगा वो 5 इयर्स होगा। क्या इलेक्शन एक्ट जो है, उनको सजा, इलेक्शन एक्ट जो है जो कि 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर लागू होगा? 1 मिनट मुझे सुनेंगे? मैं तो सुन रहा हूं आपको बड़ी देर से। 61(2)(f) जो आर्टिकल 61(2)(f) जो है उसमें कहीं भी नाअहली नहीं लिखी गई कि ये लाइफ टाइम हो सकती है। अगर आइन में किसी जगह पे ये लिखा है कि नाअहली लाइफ टाइम होगी तो आप मुझे बता दें। तो फिर इसका मतलब है आइन में ये भी नहीं लिखा कि ये नाअहली 5 साल के लिए है? हाँ, आइन में भी नहीं लिखा था, कानून में भी नहीं लिखा था। अब चूंकि कानून में ये लिखा गया है कि नाअहली 5 साल के लिए होगी, तो फिर इस बुनियाद पे, इस रेशो पे सुप्रीम कोर्ट को रजू कर सकते हैं मियां साहब कि जिस वक्त आपने मुझे बड़ी मदद के साथ लाइफ टाइम आपने किया, आइन में अमेंडमेंट के लिए नहीं, आइन में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, वो नहीं थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन के एक्ट में यह तब्दीली की गई है, विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट। 61(2)(f) में लाइफ टाइम नाअहली नहीं लिखी गई। अगर यह तरमीम करनी होती कि 61(2)(f) में लाइफ टाइम नाअहली है और अब उसको हमने 5 साल के लिए करना है तो फिर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। क्योंकि 61(2)(f) में लाइफ टाइम नाअहली का एक लफ्ज नहीं लिखा गया, लिहाजा नाअहली 5 साल के लिए होगी, जो इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करने आप के मुझे बाद ये कहना चाह रहे हैं कि मियां साहब जेल में नहीं जाएंगे ना? बॉटम लाइन ये है, आप मुझे ये कह रहे हैं? नहीं, मियां साहब को जेल में जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सजा उनकी अभी तक सस्पेंड नहीं हुई थी और वहीं से सिलसिला शुरू होगा जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। He has to surrender before court of law. He has to file application for suspension of sentence. Why court of law? Under section 426. He has to go back to prison. Court of law. Yes, of course. तो वो यही तस्वर होगा कि कोर्ट को सरेंडर कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने वहां पे सरेंडर किया और अदालत ने यह कहा कि अच्छा जी, जाती उम्रा को हम सब जेल डिक्लेयर कर देते हैं, आप वहीं पे चले जाए, या उन्होंने उनकी सज़ा सस्पेंड कर दी, तो दोनों सूरतों में जो तासुर आएगा वो तो यह आएगा ना कि एक बहुत बड़ी डील के तहत मियां साहब आए हैं। देखें, ये इसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके मतलब तो मैं बात नहीं करता। कानूनी बात ये है कि जब वो जेल में जाएंगे तो फिर अदालत में दरख्वास्त दे के वो कह सकते हैं कि मेरे घर को सब जेल करार दिया जाए, और अदालत अगर ये समझती है कि उनकी रिक्वेस्ट जो उनकी प्रेयर में वजन है तो उनके घर को जेल डिक्लेयर कर सकती है। पाशा साहब ऐसा करें ना, बड़े बड़े अगर ये करना है, ऐसा करते हैं तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भी जेल का घर को सब जेल क्रिएट कर देते हैं, औरों के घरों को भी कर देते हैं। जितने प्रिजनर्स हैं जेल के अंदर नहीं होनी चाहिए, जितने प्रिजनर्स हैं उन सबके घरों को सब जेल डिक्लेयर कर देते हैं। ये सिर्फ 1-2 लोगों के लिए क्यों महदूद हो आपका ये? एनीवे, मामला कंडरानी साहब जी, एक बात है, सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा। वैसे किसी सजा याफ्ता शख्स को इस तरह बाहर भी नहीं भेजा जाता। कुछ पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं जो कि आपके सामने हैं, कुछ मुआवजात हो जाते हैं जो हम रोज बरोज देखते हैं इस मुमलिकत। मुआवजात अपना गरीब के साथ नहीं होते, सिर्फ अमीर के साथ होते हैं। यहाँ पे कंडरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करा सच।
अमानुल्लाह कनरानी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, तबक्के की आ रही है। आपने सुन लिए जो सवालात मैंने हसन रज़ा पाशा साहब से किए थे, वही सारे सवालात आपसे हैं। मैं टाइम सेव करूंगा और एक और आपको बात करूंगा कि अभी तक मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। तो आज हमने देखा कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो उनको पहले हीथ्रो पे रिसीव करने गया, फिर उसने वहाँ उनको सी ऑफ किया और वो उनको एडवाइस करा था कि मियाँ साहब आपने नैरेटिव अच्छा बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरह तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो गई, सारी की सारी ख़त्म हो गई। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे तो लग रहा है कि उनकी और अदलिया की या उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की कोई बड़ी वाइड रेंजिंग डील हुई है मियाँ साहब की जब वो आ रहे हैं। देखिए मुल्क साहब, जितना आशा रज़ा पाशा साहब बोल सकते हैं वो बोल चुके हैं और वो उनका अपना राइट है। और मैं भी अपने लिमिट्स में बात करूंगा। आपके लिमिट्स बहुत ज्यादा है, मैं इस वक्त लिमिट्स के अंदर ही हूँ। तो गुजारिश ये है कि ये मियाँ साहब जो है किसी हाई केस में नहीं है, न किसी कत्ल के केस में कि जहाँ पर किसासियत का इशू और थर्ड पार्टी कहे कि मेरा मुझे आपकी आवाज़ टूट रही है। अर्ज कर रहा था कि मियाँ साहब हाई ट्रीजन केस में नहीं है। अच्छा। जो रियासत के खिलाफ कोई जुर्म किया हो, ऐसा जुर्म नहीं किया जो किसासियत में आता हो, कि जिसमें थर्ड पर्सन जो मुतासर फरीक है, जो केसेस है जिसमें 4-5 साल की सजा होती है, ये हमारे यहाँ मिनिमम सजाएं कहलाती हैं, मेजर पनिशमेंट नहीं होती है। ये मेजर पनिशमेंट जो है 10 साल से ऊपर लाइफ और डेथ होता है। तो इस नॉर्मल में तो हम लोग तो पाशा साहब को पता है, हर दूसरे दिन एक नए कैदी को हमने सस्पेंड कराया होता है उसकी सजा को। और कई लोग ऐसे जो मैंने कराए उनका नाम बता, जो एक जर्मनी में रहता है उसका उन्हें सस्पेंड करा के वो घर में बैठा हुआ है, कोई के बंदा 5 साल 6 साल 7 साल नॉर्मल घर है नवाज शरीफ, उसकी बातें ज्यादा हो रही है। वरना तो 5 साल वाला उसकी सजा तो जो है 10 साल से फौरी वक्त मुअत्तल कर देती है। अभी इमरान खान की भी 3 साल की सजा मुअत्तल की थी उन्होंने, तो ये कौन सा उसके लिए तो किसी शिकायत वगैरह नहीं है। अब यही सजा है, चाहे डे पे हो चाहे किसी भी जुर्म में हो, उस सजा के अगेंस्ट सस्पेंशन कोर्ट्स का अख्तियार है। और मोहतरमा वो बरी भी हो गई है उस केस में। मैं उनको जात को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इतना बड़ा केस नहीं है जिसके लिए किसी का जिंदगी और मौत का मसला हो। चलें, आप मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें। आप क्योंकि इंटरिम मिनिस्टर भी हैं और आप इस हुकूमत का और काबीना का हिस्सा भी हैं, ये पाकिस्तान हाई कमीशन का इस तरह से जाना जो है और यानी ये बताना कि जी आप नैरेटिव सही रखें, ये सारी बातें जो हैं, क्या ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट के इजाज़त से ही गए हैं ना, वो बगैर इजाज़त को तो नहीं जा सकते। तो जब आप लोगों पे एतराज़ होगा कि आप लोग साइड ले रहे हैं PMLN की और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो आपकी एज इंटरिम गवर्नमेंट पूरी साख जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाएगी। देखिए मुझे तो इसका अंदाजा नहीं है, ना मुझे पता है। मैं तो अपनी जात की बात मैं आपको बता रहा हूँ और मेरे पास एविडेंस अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो चला सकता हूँ इस वक्त। नहीं, मैं पर्सनली जो है किस बात का मैं एविडेंस चाहता हूँ, मैं किसी बात, लेकिन आप आवाम को जिम्मेदार जवाब दें ना एज केयर टेकर मिनिस्टर। मैं ये कहता हूँ ये इतने बड़े केसेस नहीं है जिनका हाइप क्रिएट किया जाता है। मैंने बताया 2 किस्म। चलें, आते हैं इस पे, रियासत के खिलाफ होता है, आते हैं इस पे, पूछ लेते हैं। यहाँ से आपका केस होता है कि किसी के साथ दियत का हो, किसी का बंदा मरा हुआ हो, तो वो कह सकता है कि मेरे बाप मरा है और उसके साथ मुलाकात कर। चलें ठीक है, इसके अंदर अदालत सस्पेंड कर देती सजाओं को और उसके नतीजे में लोग बाहर आते हैं। मैं हसन कनरानी साहब आपको दोबारा मैं रब्ता करता हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे बहुत टूटी हुई आ रही है, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है समझने में। उतनी देर में चौधरी साहब आपने सारे सवाल सुने, में क्या कहेंगे आप? थैंक यू। मेरे दोनों भाई हसन रज़ा पाशा साहब मेरे कोलीग भी हैं, दोस्त भी हैं। भाई कहाँ से हो गए आपके? आप सारे एक दूसरे के अलग अलग बात कर रहे हैं। जब आप कहते हैं ना मेरे भाई, तो इसका मतलब आप उनके खिलाफ बात करने लगे, आप उनसे डिसएग्री कर रहे हैं। और अमानुल्लाह कनानी साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, हमारे सदर रहे सुप्रीम कोर्ट बार के। तो मैं बड़े अदब आप से, एग्री नहीं करते उन दोनों बड़े से? अदब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आज उन दोनों से। समझ गया पाशा साहब, हम भी वकील बन गए। बिल्कुल जी पाशा साहब थोड़ा मादरत से देखें सर, फैसला आ गया
जी जी फैसला ये आया है 10-5 की अक्सरियत से, यानी इसको हम फुल कोर्ट का फैसला करेंगे। बेशक 5 जजेस ने इसमें डाइसेंट किया, लेकिन फैसला जो है ये फुल कोर्ट का है। जब तक कोई दोबारा फुल कोर्ट ना बैठे 17 जजेस की, कोई और इसके बरक्स व्यू ना आए, फैसला यही रहेगा। किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो, किसी की उम्मीदों पे पानी फिर गया हो, किसी की उम्मीदों पे पानी ना फिरा हो, फैसला ये है कि एक तो पार्लियामेंट की बालादस्ती आज तस्लीम हो गई कि पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया वो ठीक है। नंबर 2, उन्होंने कहा इस एक्ट का जो इतलाक है ये उस दिन से होगा जिस दिन ये एक्ट पास हुआ है, माजी से नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव लोगों को समझने के लिए हम कह रहे हैं कि माजी से इसका नहीं होगा, जिस दिन ये पास हुआ उस दिन से होगा। अब इसके आगे आप देखें 2-3 रिपरकशन से। एक तो इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का केस भी आ जाता है, जहांगीर तरीन साहब का भी आ जाता है। इसके अलावा और बहुत से केसेस आते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग का केस भी आ जाता है। इसमें वो तमाम फैसले जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किए, अभी आप इन दो पे इसमें तमाम फैसले जो मियां साकिब निसार साहब ने किए, इसमें तमाम फैसले जो जस्टिस गुलजार साहब ने किए, वो सारे खुल जाने थे। अगर ये खुलते तो शायद एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलता और ऐसे ऐसे फैसले सामने आते जो हम कहते हैं कि सीरियन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी में दिए गए। ऐसे ऐसे फैसले अब आ जाए जिनको हम इज्जत की निगाह से नहीं देखते, वकला बरादरी, ऐसे ऐसे फिर तो भुट्टो वाले केस की भी अपील हो जाती ना। नहीं, वो तो इस ज़िम्रे में नहीं आता। वो तो एक अपील ट्रायल हुआ, फिर उसकी अपील हुई। वो जो फैसले जो आर्टिकल 183 में हुए, अच्छा, सुओ केसेस में, ये उनके लिए थे। तो कितने फैसले खुलते तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने यह मुनासिब समझा कि वो फ्लड गेट, वो वैसे भी अपना पीछे से तो ये इतलाक हो सकता ना। नहीं, ये तो लॉजिकल चीज है। कवानीन बनते रहते हैं, उनका पीछे से तलाक होता रहता है, सारी दुनिया में होता है। वो मॉनेटरी कवानीन, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। कवानीन होते और इसमें भी मैं अर्ज करूं, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका, ये थोड़ी है कि आप कहें कि आज हम कहते हैं हर कातिल को माफ कर दो, चलो जिसने 10 साल पहले कत्ल किया था उसको ही माफ कर दो। सब ये बात नहीं है, इसका और एस्पेक्ट है। जो माजी के जितने स्याह फैसले हैं अभी वो तारीख की किताबों में पड़े रहेंगे। हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, हसन रज़ा पाशा साहब रोज़ ये मुतालबा करते हैं कि जितने भी ऐसे फैसले हैं जो आइन की सीरियन खिलाफ वर्जी में, उनके ऊपर तीनों ने कसम खाई हुई है कि आप मुझे कानून में उलझाएंगे। मेरे सवाल का जवाब आ रहा हूं आपके सवाल पे। आज है ना, हम कहते हैं एक बड़ा बेंच बने और जितने इस तरह के फैसले हैं, कितना बड़ा बेंच बने? अब लकड़ी का बनाना है, स्टील का बनाना है, किस चीज का बेंच बनाना है? कोई 7 जजेस का बेंच बने, कोई 9 जजेस का बने। जितने इस तरह के मुतनाज़ा फैसले माजी में हुए उनको जरूर किसी मुनासिब वक्त में देखा जाना चाहिए ना। जो अभी की आज उन्होंने फैसला दिया उस पर बात कर लें पहले हम। आज ये बात है, मैं समझता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की नहली है, अब वो जजमेंट है बेसिक, उसमें कोई लिखा नहीं है कि कितने अरसे के लिए। ये लिखा है सिंपली कि वो पार्लियामेंट का मेंबर होने से मजलिस शुरा का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक तो ये है। अब अगर ये, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने इसके ऊपर एक और जजमेंट भी तो दी थी। उन्होंने इसको कहा है कि ये ताहयाती तस्वर होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आज फ़र्ज़ करें ये फैसले में बात ना भी आती कि ये फैसला माजी मौसर माजी नहीं होगा, तो फिर क्या मियां नवाज शरीफ साहब की सजा ख़त्म हो जानी थी? कतन नहीं ख़त्म होनी थी। फिर उनको एक राइट ऑफ अपील मिलना था कि वो अपील कर लेते। उनकी अपील चूंकि 5 जजेस का फैसला है, 7 जजेस सुन लेते। अब आप क्या चाहते हैं? हो सकता है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है वो 7 जजेस फैसला सुन के भी वही फैसला रखते। ये टेक इट ग्रांटेड तो नहीं ले सकते कि उनको राइट ऑफ अपील मिल गया तो उनका फैसला ख़त्म हो गया। अब भी उनके पास एक चांस है। अब चांस ये है कि जब इलेक्शन में वो जाएंगे, इलेक्शन एक्ट में चूंकि तरमीम हो चुकी है, 5 साल की मैक्सिमम नहली आ गई है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब, क्या इलेक्शन एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बड़ा है? नहीं बड़ा, लेकिन मेरी बात में आपका मुकम्मल जवाब आ जाएगा जब वो कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। अगर रिटर्निंग अफसर उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, रिजेक्ट करते हैं तो मियाँ साहब अपील में जाएंगे, अपील में नहीं होते तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जाएंगे। अल्टीमेटली मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, ये दोबारा इस पे बेंच बैठेगा, दोबारा फैसला होगा कि क्या वो जो एक्ट पास हुआ है। इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे वो? इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकेंगे जी? अगर उनको अदालत इजाजत देगी। 5 दिन में तो फैसले होने नहीं होते हैं। जो इलेक्शन की अपीलें होती हैं, जो इलेक्शन की पिटीशन होती हैं, उनका फैसला इलेक्शन होने से पहले होता है और वो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का अपील का टाइम होता है। तो ये केस दोबारा आएगा इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने, बड़ा बेंच बैठेगा। जो हाई कमीशन आज हीथ्रो एयरपोर्ट पे है, अब हमें ये नहीं पता कि एक जो रिटायर्ड जो फॉर्मर वज़ीर आज़म होते हैं
कोई इस तरह उनका प्रिविलेज होता है या नहीं। कन्विक्टेड का भी नहीं, कन्विक्टेड भी हो वो एक अलग बात है, उनकी अपीलें पेंडिंग है अभी। अगर तो फार्मर प्राइम मिनिस्टर्स का ये प्रिविलेज है कि फॉरेन ऑफिस वाले आते हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर नहीं है वो आए हैं तो फिर ये सवालिया निशान है। फिर आपकी बात ठीक है कि किस लिए आए और वो क्यों उनको इस तरह डिक्टेट कर रहे हैं कि आप बयानियाँ ठीक रखें। हो सकता है उन्होंने दूसरे मुल्कों में 2-3 मुल्कों में जाना है तो उनकी कोई ब्रीफिंग हो वहाँ उस हवाले से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इश्यूज अब दुनिया में उठे हुए हैं। ब्रीफिंग क्यों होगी उनकी? ब्रीफिंग इस तरह मेरा मतलब है उनका पाकिस्तान की हुकूमत से क्या ताल्लुक है? नहीं, एक फार्मर वज़ीर आज़म होने के नाते वो जाएंगे, बात करेंगे सऊदी अरब में, वो जाएंगे दुबई में, को बात करेंगे, अपने घर वालों के पास बात कर रहे हैं तो जरूर उनको ब्रीफिंग भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे तीनों कानूनी माहिरीन जो है ना, चाहे कि हम और भी ज़्यादा उलझा दें, इस फैसले से भी ज़्यादा उलझा दें मुबशर को, लेकिन देखते हैं एक ब्रेक के बाद मैं इनको ज़रा चुपते हुए सवाल पूछूंगा। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मुझे ज्वाइन किया एहसन बून साहब ने भी। एहसन बून साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आपके जितने भी कानूनदान हैं ना, वो मुझे अपना घुमा के रखा हुआ, उन्होंने मुझे सीधी सीधी बात नहीं बता रहे। मुझे ये बताइए, आज का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है? मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल मैं समझता हूँ कि इस फैसले से मुंसलिक नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बात ये इसलिए करना चाहूँगा कि मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल जो है ना, वो बाकी जो मोहतरम हमारे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने एक नोट लिखा था अपने फैसले से, और उस पे सर्टन पिटीशन मौजूद हैं, उससे मुंसलिक है। आज का फैसला मैं समझता हूं कि वकला बरादरी की जीत है कि वकला बरादरी ने पिछले 23-24 साल से एक जिद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना, उनके जो एक बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, केस के फिक्सेशन के हवाले से जो सोल डिस्क्रिशन है, ये एक कमेटी के स्पुर्द होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। इसी तरह आम पब्लिक लिटिगेंट जो है, लिटिगेंट पब्लिक के हवाले से जो एक वकला का मुतालबा था कि केसेस जो है वो फिक्सेशन जो है विद इन 15 डेज होनी चाहिए, उसके बाद 184(3) की अपील होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी की आज जीत है, और इस हवाले से मैं खैर मकदम करता हूँ इस फैसले का। और बार काउंसिल और बार एसोसिएशन का ये मुतालबा है कि बाकी चीजें जो है ना, इंडिविजुअल्स के हवाले से, मियां नवाज शरीफ या एनीबॉडी एल्स, ये हमारा कंसर्न नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। फाइन, लेकिन हम आपसे कानून की तशरीह चाह रहे हैं। हमारा तो मसले हैं ना जी। जी, आप मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में इससे उनको रिलीफ मिलेगा कि नहीं? बात पता, मैं मुबश्शिर साहब आपको अर्ज करूं, जैसे मैं बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में मेरी एक पिटीशन जो है वो पेंडिंग है एज ए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। मेरा ख्याल है आपको विड्रॉ कर लेनी चाहिए तो जाजन। मैं आपको बता रहा हूँ, आप विड्रॉ कर लें। अब मुझे लग रहा है कि मुल्क को और मुल्क की निज़ाम को बचाने के लिए शायद विड्रॉ ही करनी पड़े। नहीं, आप विड्रॉ कर लें उस पिटीशन की। अब आप जो है ना, आपका गुस्सा उससे सबको नजर आएगा, अभी नजर नहीं आ रहा। मैं तो दबे, आपकी टोन से मुझे लग रहा है कि आप कितना दुखी हैं, तो उसका इलाज सिर्फ एक ही है, मदावा एक ही है आपका। मैं आपको बशर भाई बताऊं, मुझे किसी भी हवाले से आई वुड बी द लास्ट मैन कि किसी सियासतदान का मैं केस प्लीड करूं, वो मियां नवाज शरीफ हो, वो चेयरमैन पीटीआई हो, या अपना मेरी पार्टी जो है अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो।
लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में जो निज़ाम है उसके हवाले से जब हम बतौर वकील बात करते हैं, हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, और इसी हवाले से मैंने वो पिटीशन फाइल की है जो पेंडिंग सब जुडिस है। मैं समझता हूं कि मेरे इस वक्त आपके पैनल में चेयरमैन अपना हसन रजा पाशा साहब, चौधरी रमजान, एक माहिर कानून मेरे वो बड़े भाई हैं, वो दूसरे छोटे भाई हैं, ये बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी जो बात है वो रियासत को बचाने के लिए है, आइन को बचाने के लिए है और आइन की इम्प्लीमेंटेशन के वाले से। हमारे जज साहिबान जो है ना, मुझे तकलीफ होती है कि जब ईगो सेंट्रिक और अपनी ईगो के हवाले से बात करते हैं। मैं समझता हूं कि वी आर ऑल पेरिशेबल। अब जब हम ये समझ लेंगे ना वी आर ऑल पेरिशेबल, उसके बाद हम एहसन बून साहब, मुझे ये बताइएगा, जब मियाँ साहब आएंगे तो क्या उनकी जेल की सेंटेंस आपके ख्याल में माफ़ हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी? मैं समझता हूं कि मियाँ साहब जो है ना, मौजूदा हालात में उनकी ना, मुझे नहीं पता कि अदालत क्या फैसला करेगी। मैं ये समझता हूं कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनको जेल भी पड़ सकता है, इसलिए कि मियाँ साहब के लिए कोई नया कानून नहीं बनाया जा सकता। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का कानून है, जो हमारे हाई कोर्ट का कानून है, मैं कानून उसकी बात कर रहा हूं कि जजमेंट मेड लॉ की बात। जजमेंट मेड लॉ ये है कि उनको सरेंडर भी करना पड़ेगा, उनको जेल में भी जा सकता है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात है, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जहां उन्होंने अंडरटेकिंग दी, वहां मुझे जो जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है कि वो लैंड कर रहे हैं हाई कोर्ट में, अपना लाहौर में, तो वहां उनकी पिटीशन फाइल की जा सकती है। वो बोनाफाइडली ये क्लेम कर सकते हैं कि एहसन बून साहब, मैं तो कानून समझता ही नहीं हूँ, आप लोग समझाते हैं हमें कानून, लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान के कानून में वो कौन सी शिक है कि जिसमें कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है उसकी एब्सेंस में, विदाउट हिज प्रेजेंस और हर प्रेजेंस, वो कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आप मुबशर साहब बिल्कुल 100% 100% ठीक बात कर रहे हैं। कि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी क्रिमिनल ने या कॉन्विक्ट ने अगर वायलेट किया है किसी ऑर्डर को, अदालत के ऑर्डर को, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू सरेंडर एंड ही हैज टू कंप्लाई विद। देयर आफ्टर उसकी जो भी पिटीशन है उसको सुना जाएगा और उसको डिसाइड किया जाएगा। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और डिसाइड क्या होगा? डिसाइड तो हमें पता चल गया अगर पाकिस्तान का हाई कमीशन मियाँ साहब को सी ऑफ करने जाता है ऑफिशियली लंदन एयरपोर्ट पे, और अगर हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान हाई कमीशन रिसीव कर रहा है, तो हमें पता चल गया क्या होना है। मैं तो इस वाले से मैं समझता हूं कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी फेल्योर है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को किसी भी हवाले से ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जो बाकी वो शहरियों के साथ या बाकी जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ वो नहीं कर सकते, तो किसी एक इंडिविजुअल के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट देना, करना, कराना, इससे आप अपने मुल्क के निज़ाम को, अदालती निज़ाम को बाकायदा तौर पे ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी तकलीफ दे बात है। मैं पाशा साहब से एक सवाल पूछूं, तकलीफ दे सवाल है पाशा साहब, लेकिन आप क्योंकि आप एहसन बून साहब के बड़े भाई हैं तो मुझे पूरा हक है आपसे तकलीफ दे सवाल पूछने का। छोटे हैं आप, चौई साहब बड़े, चौई साहब ऐसे, चौई साहब की उम्र के तो LDA के बसें गिर गई हैं, तो अब ठीक है, चौई साहब वाकई बड़े हैं। पाशा साहब, मरियम नवाज साहिबा जो हैं
उनकी जेल से बेल हुई थी अपने वालिद की तीमारदारी करने के लिए। ना वालिद रहे, ना बीमारी रही, ना तीमारदारी, लेकिन वो जेल वापस नहीं गई। क्या अभी उनको भी जाना पड़ेगा? ये तो उनकी जो बेल हुई है उसके लिए भी एक बाकायदा प्रोसीजर है, एक कानून है। उसके तहत जो कंप्लेनेंट साइड है या गवर्नमेंट है उसको कैंसलेशन ऑफ बेल की पिटीशन फाइल करने पड़ेगी, और फिर उसके सर्कमस्टांसेस दे के कि ये वो देखेंगे कि क्या बेल मिसयूज हुई है या और इस तरह का कोई उन्होंने काम किया है। गवर्नमेंट तो उनकी अपनी रही है 18 महीने, तो उस पर तो हो नहीं सकता था। अब मुझे बताएं, गवर्नमेंट तो उन्हीं की रही। अब करे ना, इसका मतलब यह है जो कानून वाकई अंधा है, कानून को नजर नहीं आ रहा। नहीं, मेरी गुजारिश सुने, हम तो मरियम नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कानून की। नहीं, हम मरियम नवाज की बात कर रहे हैं पाशा साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब एक नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ ने एक बेल ग्रांट की है, बेल आफ्टर अरेस्ट की है, तो उसकी कैंसलेशन के पैरामीटर्स ऑल टुगेदर बेल ग्रांटिंग ऑर्डर से डिफरेंट होते हैं। उसके लिए ये प्रूव करना पड़ता है, ये एविडेंस देनी पड़ती है कि इस मुलजम ने बेल को मिसयूज किया है और इसने हमें नजर नहीं आ रहा, इस तनाजुर हमारी आंखों में कुकरे हैं, कर दी है, हमारी आंखों में मोती है, पूरी तो 24 करोड़ लोगों की आंखों में। फिर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उस बेल को रिजेक्ट कर सकती है। देखते हैं बड़े भाई साहब, आप ही बता दो। आप और मैं यहाँ बैठ के बेल को ना कैंसिल कर सकते हैं ना मंजूर कर सकते नहीं कर सकते हम, हमारी तो हैसियत ही नहीं है कुछ, हमारा हम तो देख रहे हैं अदालत के पास। अगर पाशा साहब हमारी अदालतें इतने एहसन तरीके से ना काम कर रही होती तो 140 पे नंबर होता उनका। क्या बातें कर रहे हैं? आई मीन लेट्स फेस इट, आप लोगों का जो कानून की डिस्पेंसेशन है ना, वो मजाक बनी हुई है पूरी दुनिया में। इट्स अ लाफिंग स्टॉक। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये कानून है तुम लोग का। आई मीन ये भी तो ऑनेस्ट बात है ना पाशा साहब। जी बिल्कुल ठीक है मुबश्शिर साहब, एक आपने प्रपोजिशन मुझसे पूछी है जी, ठीक है। तो मैंने एक मुलजम को सामने रख के बेल के हवाले से जो मुरवजा कानून है पाकिस्तान का, वो मैंने आपको अर्ज किया है। अब आपके बड़े भाई से पूछ रहे थे, की सहूलत के लिए भी ये हो सके। अब आपके बड़े भाई से पूछ रहे थे। जी बड़े भाई साहब। मुबश्शिर साहब, एक तो जो बार बार आपका सवाल है भाई कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करना पड़ेगा कि नहीं, इस पे सुप्रीम कोर्ट के साबका भी फैसले हैं और एक लेटेस्ट फैसला सरदार तारक मसूद साहब जो नेक्स्ट जज हैं उनके बेंच का है। वो कहते हैं कि जब तक वो जाकर सरेंडर नहीं करेंगे उनकी बात ही नहीं सुनी जा सकती। तो सरेंडर तो मियां साहब को अगर शाम को पहुंच रहे हैं 8-9 बजे, फिर देखें, मेरा व्यू इस पे ये है कि जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पे अपना कदम रखेंगे कानून अपनी हरकत में आ जाएगा, तो उनको वहाँ से अरेस्ट करके अदालत में पेश किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है। सरेंडर तो करना लाजम है उनके लिए, वहीं से शुरू होगा जहाँ आप छोड़ के गए। तो मीनार पाकिस्तान के जलसे का क्या होगा? उसका क्या होगा उसका हमें नहीं पता, वो एहतजाजी जलसा होगा या मियाँ साहब उससे खिताब करेंगे या अल्लाह बेहतर जानता है, वो तो मियाँ साहब आएंगे तो पता चलेगा। कानून ये कहता है कि जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम है, क्योंकि वो एब्सकॉन्डर हैं, अब जो एक हम बोल रहे हैं ना आस्पेक्ट, वो सिर्फ अब कन्विक्टेड पर्सन नहीं है, अब वो इश्तारी भी हैं, अदालती इश्तारी हैं। तो जो भी कोई अदालती इश्तारी, मियाँ नवाज शरीफ हो, मैं हूँ, कोई हो, आप हों, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा। एहसन बून साहब, मियाँ साहब को इलाज के लिए बाहर जाने दिया गया था, लेकिन 4 साल में उन्होंने सिर्फ 2 रिपोर्टें अपनी इलाज की जमा कराई अदालतों में। क्या ये काफ़ी है? मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा टेक्निकल बात है कि उन्होंने रिपोर्टें जमा करवाई हैं। दिस इज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, राइट, एंड कोर्ट हमें पता है उसकी क्या डिस्क्रिशन होनी है। मैं अगली बात है, हाँ, जो चौधरी रमजान साहब ने बात की है बहुत इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि चौधरी रमजान साहब ने जो बात की है बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मियाँ साहब अगर मुल्क में आते हैं तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये है, मेरी गुजारिश भी यही है मुअज़्ज़ज़ अदालत से कि इस मुल्क में ऐसे
जजमेंट मेड लॉ ना बनाएं जिससे आम और ख्वास का वाज़े नजर आए। यहाँ जब भी हम बात करते हैं ख्वास के लिए बिल्कुल डिफरेंट जजमेंट्स होती हैं और आम आदमी के लिए बिल्कुल डिफरेंट जजमेंट होती है। मैं आता हूँ इस पे एहसन साहब, मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आ जाऊँगा, वहीं से शुरू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बून साहब, आपका बात नहीं खत्म हुई थी, आप वहीं से शुरू करें जो आप कर रहे थे, और चंद मिनट है हमारे पास। एहसन बून साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैंने कहा जहां से आपकी बात कटी थी ना, वहीं से कर लें, और 1 मिनट है आपके पास। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा कि बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उससे पाकिस्तान बार काउंसिल की फतह हुई है। हमारा जो मौक़िफ़ था वो माना गया है। उसमें अगर कोई छोटी मोटी बात इस फैसले के हवाले से, रिट्रोस्पेक्टिविटी के हवाले से बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक आम सी बात है। उस हवाले से मैं आपको बताऊं, मेरी एक पिटीशन जो है ना बहैसियत सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के हवाले से, वो अभी पेंडिंग है। मैं तो कह रहा हूँ विड्रॉ करें। मैं आपसे मशवरा करके डन हो गया। वेरी क्विकली हसन रजा पाशा साहब, वेरी क्विकली, आने वाले दिनों में आप क्या सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं कानूनी तौर पे मियाँ साहब का? एक बात ज़रूर करूंगा इन लाइटर मूड मुबशर साहब, काश आप एक प्रोग्राम एक और साबिक वज़ीर आज़म पे मुकम्मल करें जिनका नाम शौकत अजीज़ है। उन पे क्या करना मैंने? जिन पाकिस्तान में कैसे आए, कैसे गए, लाइटर नोट पे वो उन्होंने नोटों के बैग भर के लेके गए, कितने मुकदमात में वो अभी तक मतलूब है। सर, अगर मैं पाकिस्तान बार का चेयरमैन होता, खुदाई कसम मैं पिटीशन डाल देता पाकिस्तान बार की तरफ से। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। मैं इस पे सोचता हूँ, आप इस पे सोचें। अपने दोनों बड़े भाइयों से मैं पूछूंगा, मैं इंशाल्लाह करने को तैयार हूँ। जी, मेरे सवाल का जवाब दे दें। अगर बात जो इस मुल्क, अगर आपने दिल करे तो मेरे जाते जाते ही एक सवाल का जवाब दे दें जो मैंने पूछा है अभी। जी, इसी का जवाब दे दें। आपने नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के हवाले से कहा है। जी, कानूनी मुस्तकबिल। कानूनी मुस्तकबिल ये है, जिस तरह के मेरे दोनों बड़े भाइयों ने, और इससे पहले मैं भी अर्ज कर चुका हूं कि कोई भी रिलीफ लेने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब को बिहाइंड द बार जाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। एहसन बून साहब, आपने क्या बोला बीच में? उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। आपने क्या बोला एहसन बून साहब? मखदूश है उनका मुस्तकबिल। मखदूश है, तारीख है। हाँ, तारीख है अभी तक। चौधरी रमजान साहब, मैं समझता हूँ मुबशर साहब, मियाँ साहब को आना चाहिए, आके उनको कानून का सामना करना चाहिए। मुझे ये ना बताएं क्या करना चाहिए, मुझे बताएं हो क्या रहा है। देखें, उनको यकीनन आके सरेंडर करना पड़ेगा, उसको अपने मुकदमे को फेस करना पड़ेगा। जेल जाएंगे? जेल जाना पड़ेगा। और कितनी देर के लिए? ये अल्लाह जानता है अदालत कितनी देर में उनका केस सुनती है, क्योंकि केस काफ़ी पुराना हो गया है। राइट। अब अदालत को जल्दी सुन लेना। रमजान चौधरी, हसन रजा पाशा, अमानुल्लाह कंडरानी और एहसन बून साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का खरा सच देखा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।